Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about 30 years of economic liberalization या 30 years of LPG reforms. तो आपको पता है कि LPG reforms were brought in India in 1991. तो उसके 30 साल पूरे हो गए हैं 2021 में, और इस कारण से ये आर्टिकल छपा है जहाँ पे LPG रिफॉर्म्स के बाद क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या चैलेंजेज इमर्ज होकर के आए हैं, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट पूरी इकोनॉमी का इसी आर्टिकल की मदद से हम कवर कर पाएंगे. सो देखते हैं. तो इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. सो लेट अस टेक इट राइट फ्रॉम द कंप्लीट स्क्रैच, एकदम बेसिक से देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स या टाइप ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स. तो दो ही तरह के इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. वन इज़ नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको कम्युनिज्म भी कहते हैं या सोशलिज्म भी कहते हैं. सोशलिज्म और कम्युनिज्म में थोड़ा सा अंतर है, थ्योरेटिकल अंतर, जो कार्ल मार्क्स ने समझाया है. लेकिन अगर मोटा मोटा यहाँ पे लेकर के चला जाए, कम्युनिज्म और सोशलिज्म को एक तरीके से लेकर के चला जाए, तो एन इकोनॉमी विच इज़ प्योर प्लान्ड, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, उस इकोनॉमी को कहा जाएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी एन इकोनॉमी और अ पॉलिटिकल सिस्टम विच इज़ अंडर कम्प्लीटली ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ओनरशिप कहिए या पब्लिक ओनरशिप कहिए, मोर और लेस एक ही बात है. So that economy is known as socialist economy, sometimes also known as communist economy. Everything will be planned. Planned कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार की एजेंसीज करेंगी. तो ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी. और इसका बिल्कुल अपोजिट स्पेक्ट्रम में आता है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं. हियर इन मार्केट इकोनॉमी द प्रोडक्शन, सप्लाई, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट. मार्केट के जो फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, दे डिटरमाइन कि व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट नॉट टू बी प्रोड्यूस्ड. तो इसको हम लोग कहते हैं ना इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट. एडम स्मिथ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था. सो इसका बिल्कुल अपोजिट है. यहाँ पे सरकार सब कुछ मैनेज कर रही है, यहाँ पे मार्केट सब कुछ मैनेज कर रहा है. एन इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड. यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रोल होगा. प्रॉफिट विल बी द मेन मोटिव. यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स होंगी, प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, पब्लिक वेलफेयर मोटिव होगा. और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक मॉडल जो हैं, प्रोडक्शन वगैरह, सप्लाई, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट. तो ये दो मेन अपोजिट स्पेक्ट्रम्स हैं इकोनॉमी के, द टू इकोनॉमिक मॉडल्स विच आर क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी. अब नॉर्मली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, अमेरिकन या वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ आर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. बट अगर रियल सेंस में देखा जाए, एक मैच्योर तरीके से देखा जाए, तो ऐसा कोई भी इकोनॉमी नहीं है पूरे दुनिया का जो प्योर कैपिटलिस्ट हो या प्योर सोशलिस्ट हो. दुनिया के सारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमीज़ ही हैं. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कौन सा कंपोनेंट का मिक्सचर ज़्यादा है, कौन से कंपोनेंट का मिक्सचर कम है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो जब हम कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जब मिक्स्ड इकोनॉमी, तो कब कुछ लोग तो इंडियन इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कह देते हैं राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर सोशलिस्ट कंपोनेंट या एलिमेंट ज़्यादा दिखते हैं इन द बिगिनिंग फेज. अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर का सिग्निफिकेंस है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं. सो नाउ यू कैन से कि इंडियन इकोनॉमी में आजकल मार्केट मॉडल या कैपिटलिज्म मॉडल का डोमिनेंस बढ़ गया है तो अभी भी मिक्स्ड. चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें, जापान को देखें, फ्रांस, स्वीडन को देखें, चाइना को देखें, सब मिक्स्ड ही हैं. लेकिन जो लेवल ऑफ या फिर जो प्रोपोर्शन है ऑफ मिक्सचर का, दैट इज़ डिफरेंट. जैसे चाइना में कम्युनिज्म थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, मार्केट मॉडल कम दिखेगा. यूएस में मार्केट मॉडल ज़्यादा दिखेगा और सोशलिज्म या कम्युनिज्म कम दिखेगा. यूएस में भी आखिर सरकार इंटरवीन करती तो है इकोनॉमिक इशूज़ में, डिसीजंस में, थोड़ा बहुत तो करती हैं. सो दैट इज़ हाउ देयर इज़ सम एलिमेंट ऑफ सोशलिज्म ऑल्सो इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज इकोनॉमी. अब इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए, कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी का अप्रोच बदला है. सो यू विल सी कि राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर 1947 के बाद की बात की जाए, 1951 से हमने 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट की. तो 5 ईयर प्लानिंग इज इटसेल्फ एन एग्जांपल कि वी अडॉप्टेड अ सोशलिस्ट मॉडल, अ क्लोज्ड इकोनॉमी वेयर द गवर्नमेंट विल डिसाइड द मेन डायरेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी.
प्लान इकोनॉमी का मतलब यही हुआ ना, 5 ईयर प्लानिंग का मतलब यही हुआ ना कि सरकार फैसला करेगी कि आने वाले 5 सालों में इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो नेचुरली इट इज़ वेरी मच क्लोज टू द सोशलिस्ट मॉडल, अवे फ्रॉम द मार्केट मॉडल या कैपिटलिस्ट मॉडल। बट अगर करंट स्टेटस आप देखिए तो इट इज़ वेरी मच क्लोज टू द मार्केट मॉडल। अगर मौजूदा सरकार को देखिए तो इनके तमाम जो अप्रोच हैं, जैसे हाल फिलहाल की आप एग्जांपल देखिए, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज़ किया या एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर के आए, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से। प्लानिंग कमीशन यूज टू मेक ए प्लान फॉर एन इकोनॉमी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगर आपने प्लान सेट कर ही दिया तो दैट मीन्स यू आर नॉट अलाउइंग द मार्केट टू प्ले इट्स रोल। लेकिन आपने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, नीति आयोग लेकर के आए। सो ऑल दीज इंडिकेट्स दैट द करंट इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज वेरी मच क्लोज टू द मार्केट मॉडल एंड अवे फ्रॉम द सोशलिस्ट मॉडल। लेकिन सोशलिज्म पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश में वेलफेयर स्कीम्स चलते हैं, एमजी नरेगा, पीएम किसान, ये सब चलते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रही है, बट एट द सेम टाइम इट इज अलाउइंग मार्केट टू प्ले मोर एंड मोर प्रोमिनेंट रोल्स। अगर अब देखा जाए तो पिछले 70 सालों में हम कैसे मूव हुए हैं फ्रॉम अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर सोशलिज्म वाज मोर डोमिनेंट टू अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर कैपिटलिज्म इज मोर डोमिनेंट। तो धीरे धीरे हम यहाँ से ऐसे शिफ्ट हुए हैं। लेकिन जो एक मेजर शिफ्ट आया था, दैट शिफ्ट केम इन 1991 एज ए रिजल्ट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। दैट वाज द मेजर शिफ्ट। वो एक बड़ा चेंज था। तो एक बात तो अब तय है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, दैट ऑल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड फॉलोज मिक्स्ड मॉडल। अब वो बात अलग है कि जो प्रोपोर्शन है मिक्सचर का, दैट वेरीज फ्रॉम वन इकोनॉमी टू अनदर। किसी में मार्केट मॉडल का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, किसी में कम्युनिज्म का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। अभी जो करंट आर्टिकल मैंने आपको बताया, ये करंट आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म जो हमारे देश में 1991 में लाए गए थे, उसके 30 साल पूरे हो गए हैं। और इस आर्टिकल की मदद से हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स के तमाम एस्पेक्ट्स को समझेंगे, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, क्या चैलेंजेस। तो जरा सा सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। आखिर किन कारणों से हमने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया। तो देखिए, देयर वर सम लॉन्ग टर्म फैक्टर्स या सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर्स वो होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म फैक्टर्स। और जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स थे उस टाइम के, वो थे पुअर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। अगर हम अपनी इकोनॉमी की, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की, एग्रीगेट इकोनॉमी की कंडीशंस को देखें तो दैट वाज वेरी पुअर। जो भी मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन या ग्रोथ रेट या बैलेंस ऑफ पेमेंट, सब कुछ खराब था। इन्फ्लेशन कुड बी सीन इन द रेंज ऑफ 16 to 17%। फिजिकल डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया था कि हमारा जो इंटरेस्ट हमें पे करना होता था ऑन द टोटल डेट ओवर अस, वो इंटरेस्ट अमाउंट हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का 36 to 37% अमाउंट होता था। समझिए इस बात को, आपके ऊपर लोन लेते लेते इतना ज़्यादा लोन हो जाए कि आपके टोटल कमाई का या टोटल खर्चों का 36% खर्चा बस लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में आप दे रहे हैं। तो यू इमेजिन द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन दोज डेज। वह जितना हम खर्चा कर रहे हैं उसका 36 to 37% तो खर्चा खाली पुराने लोन का इंटरेस्ट देने में कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी नहीं खत्म हो रहा है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, फिजिकल डेफिसिट मीन्स borrowing loan amount and which accumulates and turns accumulates into overall national debt, ये gross debt। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो चुका था। हर साल जितना हम फॉरेक्स रिजर्व या सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एफडीआई आ रहा है जा रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। पूरे एक साल में कैपिटल और करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होता है उसका ओवरऑल बैलेंस, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 17,000 करोड़ रुपए निगेटिव में हम चल रहे थे। मतलब 1991 की बात की जाए तो जितना हमारे देश में फॉरेक्स रिजर्व आया उससे 17,000 करोड़ फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा हमारे देश से बाहर चला गया। अब आपको आज के डेट में 17,000 करोड़ कम लगेगा कि ठीक है ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उस टाइम में 17,000 करोड़ वाज अ बिग अमाउंट। तो मुद्दा ये है कि इंडियन इकोनॉमी इंटरनली स्ट्रगल कर रही थी, अपने मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो हैं उसके वीक थे, जबकि इंटरनेशनल फैक्टर्स भी कुछ कारण थे बिहाइंड 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। सबसे पहला कारण था सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना। आपको पता है कि 1991 में यूएसएसआर, सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, और सोवियत यूनियन वाज यू में से पायनियर, फ्लैग बियरर ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोवियत यूनियन ने ही 1922 में जब ये बना था, पूरे कोल्ड वॉर के टाइम में भी सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में यही तो कंपटीशन था। आई होप यू अंडरस्टैंड, कोल्ड वॉर वाज एन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। तो यही तो कंपटीशन था कि भाई कैपिटलिज्म अच्छा कि सोशलिज्म अच्छा। और सोवियत यूनियन
के जो आइडियाज़ हैं मोर और लेस उसी को इंडिया फॉलो करता था इन द अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन सोवियत यूनियन की इकोनॉमी खुद ही कोलैप्स कर गई। इट फेस्ड मेनी इकोनॉमिक चैलेंजेज एंड अल्टीमेटली इट कोलैप्स्ड इन 1991 दैट रिजल्टेड इनटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो दैट वाज एन इंडिकेटर कि ये जो सोशलिस्ट मॉडल है ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है इन द लॉन्ग रन। जब सोवियत यूनियन खुद कोलैप्स कर गया, आप सोचिए आपका बॉस जिसको आप देख करके इंस्पिरेशन ले रहे हैं वो खुद कोलैप्स कर जाए तो आपका मोरल क्या बचेगा। तो वही हालत थे इंडिया के। इंडिया ने देखा कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। अगर चाइना की बात की जाए, चाइना वाज ऑल्सो अनदर फैक्टर, इंटरनेशनल फैक्टर दैट वाज बिहाइंड 1991 रिफॉर्म्स। चाइना ने बहुत समझदारी से, चाइना के जो लीडर थे 1978 में डेंग जियोपिंग, उन्होंने बहुत समझदारी से बहुत पहले ही 1991 से बहुत पहले, लगभग 13 साल पहले 1978 में ही मार्केट फ्रेंडली रिफॉर्म्स ले लिए थे। मतलब एक तरह से जो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाया 1991 में, उस तरह के रिफॉर्म्स डेंग जियोपिंग ने चाइना के लिए 1978 में ही ले लिया था। तो देखिए चाइना अपने आप को कहता कम्युनिस्ट है अपने आप को, लेकिन दिमाग लगा लिया उसने और सोचा कि पॉलिटिकल सिस्टम भले कम्युनिस्ट रहने दीजिए, सिंगल पार्टी रूल रहने दीजिए जो आज भी वो फॉलो करते हैं, लेकिन इकोनॉमी वो समझ गया कि इकोनॉमी में जब तक मार्केट ओरिएंटेशन नहीं लाएंगे, जब तक कंपटीशन को नहीं लाया जाएगा, जब तक पूरे दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनेबल और ग्रो नहीं कर पाएगी। ये चाइना बहुत पहले समझ गया और चाइना ने 1978 में ही रिफॉर्म्स ला दिए। और चाइना का अगर आप इकोनॉमी को देखिए, ये देखिए ये ग्रीन कलर से जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो चाइनीज इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चाइनीज इकोनॉमी को देखिए 1978 में रिफॉर्म्स के बाद से एकाएक से चाइनीज इकोनॉमी स्टार्टेड टू पिक अप। जीडीपी पर कैपिटा में अब देखिए एकाएक से चाइनीज इकोनॉमी का जीडीपी पर कैपिटा राइज करने लगा। सो 1978 मार्केट रिफॉर्म्स के बाद से यू कुड सी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन चाइनीज इकोनॉमी, एक टर्निंग पॉइंट, अ वाटर साइड मोमेंट इन द चाइनीज इकोनॉमी। और इससे भी इंडिया सीख रहा था। इंडिया को एक बात तो समझ आ गई कि भाई हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम्स में है, हम सोशलिस्ट मॉडल को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। यूएसएसआर कोलैप्स कर चुका है। चाइना को देखिए वो अच्छा प्रॉस्पर कर रहा है। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या यूएस तो वो अच्छा कर ही रहे हैं। सो इंडिया के लिए क्लियर कट देयर वाज क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल दैट सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी इज नॉट गोइंग टू वर्क इन लॉन्ग रन। तो ये तो हो गए तो कुछ सब्जेक्टिव कारण, लॉन्ग टर्म रीजन, लेकिन कुछ इमीडिएट कारण भी थे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कॉज या इमीडिएट कारण भी थे। और इमीडिएट कारण था इराक कुवैत वॉर, जिसको आप लोग गल्फ वॉर भी कहते हैं, कुवैत वॉर भी कहते हैं। तो इराक कुवैत वॉर के ब्रीफ हिस्ट्री में यहाँ बता देता हूँ। देखिए सद्दाम हुसैन जो इराक के डिक्टेटर थे या रूलर थे 1991 में, उन्होंने कुवैत पे अटैक कर दिया। कुवैत एक छोटा सा देश, आपने देख रखी होगी, अक्षय कुमार की फिल्म थी एयरलिफ्ट, उसमें यही वॉर के बारे में दिखाया गया। छोटा सा देश कुवैत, लेकिन ऑयल काफ़ी रिच कंट्री था, इस पर अटैक कर दिया इन्होंने विथ हिज मोटिव ऑफ कैप्चरिंग द ऑयल वेल्स ऑफ कुवैत, क्योंकि कुवैत के अंदर ऑयल वेल्स बहुत ज़्यादा हैं। अब यूएस अमेरिका जो था वो इराक का भी अच्छा दोस्त था और कुवैत का भी अच्छा दोस्त था। और अमेरिका देखो वैसे दोस्त तो किसी का होता नहीं है। अमेरिका इज़ गाइडेड बाय कंप्लीट नेशनल इंटरेस्ट, वेस्टेड सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट। तो अमेरिका इराक से भी अच्छी दोस्ती रखता था, कुवैत से भी अच्छी दोस्ती रखता था, जस्ट बिकॉज बोथ कंट्रीज वेयर ऑयल रिच। लेकिन जब अमेरिका ने देखा कि कुवैत पे इराक ने अटैक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कि इस तरीके से तो धीरे धीरे इराक की मोनोपोली होने लगेगी और इराक हमसे भी बार्गेन करने लगेगा अमेरिका से कि नहीं मैं सस्ते दाम में तेल नहीं दूंगा। तो फिर अमेरिका ने 10, 20, 15 दिन सोचने के बाद फिर फैसला लिया कि नहीं, लेट अस इन्वेड इन कुवैत और इराक को वहाँ से भगाते हैं। तो इसी कारण से वो एयरलिफ्ट मूवी में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों तक इंडियंस बहुत परेशान हुए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि अमेरिका इंटरफेयर करेगा कि नहीं करेगा। तो अमेरिका ने लगभग 15-20 दिन का वक्त दिया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, सद्दाम हुसैन को सबक सिखानी होगी, नहीं तो सद्दाम हुसैन धीरे धीरे मोनोपोलाइज कर लेगा पूरा ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको, और फिर हमसे भी बार्गेन करेगा कि नहीं तुम्हें सस्ते में तेल नहीं दूंगा। और इस कारण से फिर यूएस सोल्जर्स आए, उन्होंने कुवैत में लैंड किया और इराकी फोर्सेस को यहाँ से फोर्स किया टू इवैक्यूएट कुवैत। तो यह है कुवैत वॉर, इराक यूएस वॉर भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि अल्टीमेटली इट स्टार्टेड बिटवीन इराक एंड कुवैत लेकिन टर्न इनटू इराक एंड यूएस वॉर। हुआ क्या कि जब कुवैत वॉर ख़त्म हो रहा था, जब यूएस सोल्जर्स यहाँ पे उतरे तो इराकी सोल्जर्स कुवैत को छोड़ छोड़ करके भागने लगे। लेकिन रास्ते में इन्होंने जो भी ऑयल वेल मिला कुवैत का, जो कुछ भी मिला उसको जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक कारण से, तो कारण ये है या मुद्दा ये है कि पूरी तरह से एनार्की फैल गई, डिसऑर्डर फैल गया वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में। वेस्ट एशियन कंट्रीज जो कि मेजर ऑयल सप्लायर हैं, आपको भी पता है कि आज भी इराक, कुवैत ये इंडिया के मेजर ऑयल सप्लायर हैं, इंक्लूडिंग ईरान एंड सऊदी अरबिया। तो ये इराक यूएस वॉर के कारण जब यूएस सोल्जर्स यहाँ पे आए, कुवैत के कई सारे तेल को, ऑयल वेल को इराकी सोल्जर्स ने जला दिया। तो इस कारण से पूरे दुनिया भर में तेल की सप्लाई जो है वो बहुत कम हो गई। तेल की सप्लाई कम हो गई, क्रूड ऑयल की सप्लाई, तो क्रूड ऑयल का दाम बहुत बढ़ गया।
और क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने के कारण इंडिया के ऊपर सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा, क्योंकि इंडिया एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री है। यू ऑल नो दिस। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक जो हमारा क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट है दैट इज़ मेड थ्रू इम्पोर्ट। और जब इंपोर्ट से हम सारा का सारा क्रूड ऑयल मंगाते हैं और क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में आफ्टर दिस कुवैत वॉर, तो नेचुरली हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ऑलरेडी थोड़ा प्रॉब्लम में था वो पूरी तरह से क्राइसिस में चला जाएगा। हमारे पास बस इतना ही पैसा बचा था उस टाइम में कि हम आने वाले 4 दिनों के अपने इंपोर्ट नीड्स को पूरे कर पाएँ। जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका 4 दिन तक का खर्चा दे पाएँ, उसके आगे का हमारे पास पैसा नहीं बचा था। तो मुद्दा ये है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रीजंस तो बहुत सारे थे, मैक्रो इकोनॉमिक पुअर परफॉर्मेंस या फिर इंटरनेशनल एग्जांपल्स तो लॉन्ग रन में बहुत थे, लेकिन इमीडिएट हालत यूँ हो गई कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं रादर दैन टेकिंग एलपीजी रिफॉर्म्स। ये एलपीजी रिफॉर्म्स भी ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से लाया। हुआ क्या कि हमारे जो उस टाइम के लीडर्स थे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, उस टाइम के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, ये लीडर्स, हमारी सरकार, इन्होंने आईएमएफ को अप्रोच किया। आईएमएफ का मेन काम यही होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम में वो कंट्रीज़ को रिवाइव करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो आईएमएफ को हमने अप्रोच किया कि सर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, हमें थोड़ा सपोर्ट करो, बेल आउट करो। बट आईएमएफ ने जब बेल आउट करने का जो कमिटमेंट किया, दैट कमिटमेंट केम विथ सर्टेन कंडीशंस कि भाई हम पैसा तो देंगे, लेकिन अगर तुम ये कंडीशंस मानोगे तभी हम तुम्हें बेल आउट करेंगे। ये कंडीशंस मानना इसलिए ज़रूरी है, आईएमएफ ने कहा, ताकि तुम्हारी ये हालत फ्यूचर में ना हो। आप इस तरीके से समझिए, कोई आपसे पैसा मांगने आए कि सर थोड़ा पैसे दे दो, बॉस थोड़ा पैसे दे दो, तो आप बोलेंगे ना उसको कि मैं पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने लाइफ में ये अंतर करने होंगे, शराब नहीं पीना होगा, काम पे जाना होगा, ताकि तुम हमारा पैसा फ्यूचर में लौटा पाओ। तो इस तरीके से आईएमएफ ने जो भी बेल आउट किया, दैट केम विद सर्टेन कंडीशंस एंड द कंडीशंस वेयर मोस्टली मार्केट ओरिएंटेड, कि भाई तुम्हारी इकोनॉमी अभी तक पूरी तरह से सोशलिस्ट मॉडल पे चल रही है, इसको चेंज करो, थोड़ा मार्केट ओरिएंटेड लेकर के आओ, कंपटीशन ओरिएंटेड बनाओ अपनी इकोनॉमी को, ताकि इकोनॉमी ग्रो करे और तब जा करके तुम्हारी इकोनॉमी जो है सेल्फ सफिशिएंट बनेगी। तो जो भी इंडिया के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं, मुद्दा ये है कि दैट डिड नॉट कम एज ए पार्ट ऑफ आवर ओन इंटरनल पॉलिसी, दैट एलपीजी रिफॉर्म केम एज ए पार्ट ऑफ इम्पोजिशन बाई एन एक्सटर्नल एजेंसी आईएमएफ। किस तरह के पॉलिसीज आए, एलपीजी रिफॉर्म्स आए? बोला गया कि भाई सरकार की एक्सेसिव रेगुलेशंस को कम कीजिए, प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कीजिए, सो दैट दे कम एंड प्ले देयर रोल, बिकॉज एक्सेसिव रेगुलेशन हिंडर्स ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। प्रॉफिट, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करेगा। आईएमएफ ने कहा कि प्रॉफिट को सस्पिशन की तरह मत देखिए। हमारे देश में दिक्कत क्या है कि आज भी जो भी इंसान, जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बनाना चाहता है, हम उसको देखते हैं कि ये करप्ट है, सोचते हैं कि ये करप्ट है। जो भी कहे कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम उसको सोचते हैं कि ये करप्ट है, जबकि रियल सेंस में सब यही चाह रहे हैं। बट नो वन वांट्स टू एक्सेप्ट इट बिकॉज द कल्चर, द इथोस ऑफ दिस कंट्री इज मोर लाइक सोशलिस्ट। हम लोग प्रॉफिट या कैपिटलिस्ट मॉडल को आज भी करप्ट समझते हैं। तो ये बात कहा आईएमएफ ने कि आप प्रॉफिट को सस्पिशन की तरह मत देखिए। अलाउ private sector to play a larger role. When private sector will come, it will naturally be guided by the motive of profit. PSUs को चलने दीजिए, सरकारी कंपनियां चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन PSUs को भी अब इंडिपेंडेंट तरीके से चलने दीजिए ताकि वो प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा फोकस कर पाएँ। ONGC, IOCL इस LPG रिफॉर्म्स के बाद से सरकार ने इनसे थोड़ी दूरी बना ली और ये भी आजकल एकदम प्राइवेट कंपनियों की तरह चलते हैं जिसका एक पर्पस प्रॉफिट कमाना है। इसके पहले 1991 रिफॉर्म से पहले PSUs वगैरह पूरे सोशल वेलफेयर पे चलती थी, सस्ते दामों पे सब अपना सर्विस देंगे, तो इस कारण से काफ़ी लॉस में चलते थे। वहाँ पे वर्क कल्चर काफ़ी ख़राब था, ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर जो आप कहते हैं, रेड टेपिज्म, इनएफिशिएंसी, वो सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे हैं तो PSU सरकारी हैं, लेकिन 1991 रिफॉर्म्स के बाद से धीरे धीरे अब वहाँ भी प्रोफेशनलिज्म आ गया है। उसके अलावा आईएमएफ ने कहा कि देखिए आपकी इकोनॉमी जो है ओवर इम्फेसाइज करती है एग्रीकल्चर पे, 70 to 80% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। इससे नहीं हो पाएगा आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ। आपको अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होगा, अलग अलग सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में आपको जाना होगा। अब ये जो कंडीशंस हैं वो इंडिया को मानना पड़ा क्योंकि इंडिया के पास कोई और ऑप्शन था नहीं। लेकिन अगर आप देखें इस कंडीशन को तो ये कंडीशन पूरी तरह से कैपिटलिस्ट कंडीशंस थे, दे वेर मार्केट ओरिएंटेड कंडीशंस। और इसी कारण से आईएमएफ या फिर जो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह, इनको सस्पिशन की नज़रों से देखा जाता है। सस्पिशन की नज़रों से कि भाई ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को कहते तो हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, न्यूट्रल हैं, लेकिन इनका मेन जो गोल है वो है कैपिटलिज्म को प्रमोट करना। ये एक तरह का क्रिटिसिज्म किया जाता है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का।
कि भाई देखो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, यूएस का। अब आईएमएफ कह रहा है कि हम इसलिए आपको ये कंडीशंस बोल रहे हैं फॉलो करने के लिए बिकॉज दीज कंडीशंस आर गुड, दीज कंडीशंस विल हेल्प योर इकोनॉमी टू रिवाइव। लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं आईएमएफ के वो ये कहेंगे कि देखो आईएमएफ एजेंट की तरह काम कर रहा है, दलाल की तरह काम कर रहा है यूएस का। वो यूएस की जो उनकी फिलॉसफी है रिगार्डिंग इकोनॉमी या पॉलिटी, उसको इनडायरेक्टली बाकी दुनिया भर के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे इम्पोज कर रहा है। और इंडिया जैसे कंट्री जिनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, वो मजबूरी में ये सारे कंडीशंस मान रहे हैं। So this is some debate of international relations regarding role, functioning of and autonomy of international organizations like IMF। अब जो भी हो लेकिन रिफॉर्म्स लाएगा इंडिया में, कारण जो भी हो रिफॉर्म्स जिसको हम लोग कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड दीज थ्री थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, कोई अलग नहीं है। लिबरलाइजेशन मतलब सरकार लिबरल होगी और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेगी भाई अपने हिसाब से बिजनेस करो, हम कम से कम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेसर लाइसेंस रिक्वायरमेंट, लेसर कोटा रिक्वायरमेंट। तो लाइसेंस राज और कोटा राज को ख़त्म किया गया बहुत हद तक। आज आप देखिए बहुत कम चीज़ें हैं ऐसी जिसके लिए लाइसेंस चाहिए आपको, बाकी ज़्यादातर चीज़ें बिना लाइसेंस के आप मतलब लाइसेंस माने बहुत आराम से आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो लाइसेंस राज खत्म किया जाएगा तो नेचुरली प्राइवेटाइजेशन होगा, मोर एंड मोर प्राइवेट प्लेयर्स विल कम इनटू पिक्चर। आज के डेट में बहुत कम ऐसे सेक्टर्स हैं जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व्ड हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी वगैरह। बाकी ज़्यादातर सेक्टर जो है वो प्राइवेट के लिए भी खोल दिया गया, जैसे हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि प्राइवेट ट्रेन्स भी अलाउ कर दिए गए हैं। तो जब लिबरलाइजेशन लेड टू प्राइवेटाइजेशन, एंड प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, जब प्राइवेट कंपनी आएंगे तो नेचुरली दे विल रन फॉर प्रॉफिट मोटिव, उनको प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट जहां से भी आए, अगर उनको देश में अपने इंडिया के अंदर अपना माल बेच करके प्रॉफिट होगा तो इंडिया के अंदर बेचेंगे, विदेश में बेच करके एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट होगा तो एक्सपोर्ट करेंगे। सो दैट इज हाउ privatization automatically lead to globalization. Some private sectors will engage into international trade and they will export globalization. तो liberalization, privatization and globalization are organically interlinked. कई सारे फीचर्स जैसे कि मैंने आपको बताया एलपीजी रिफॉर्म्स के, लाइसेंस राज खत्म किया गया, कोटा राज खत्म किया गया, पब्लिक सेक्टर का जो डोमिनेंस था वो खत्म किया गया, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ किया गया टू टेक रोल इन डिफरेंट सेक्टर्स। अदरवाइज आप पहले की देखिए, चाहे ऑटोमोबाइल देखिए तो वही सरकारी कंपनियां चलती थीं, एयर इंडिया देखिए सब सरकारी कंपनियां हर सेक्टर में, बीएसएनएल वगैरह। अब देखिए हर जगह कितने प्राइवेट सेक्टर आ गए हैं, उन्होंने कितना बढ़िया सर्विस कर दिया है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे कर दिया है, इम्पोर्ट टैरिफ घटा दिया गया, ठीक है, मार्केट को डीरेगुलेट किया गया, टैक्सेस को घटा दिया गया। तो इस तरीके से रिफॉर्म्स लाए गए जिसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। और एलपीजी रिफॉर्म्स का बहुत पॉजिटिव आउटकम भी मिला इंडियन इकोनॉमी को। जैसे चाइनीज इकोनॉमी 1978 के बाद से एकाएक से पिक करने लगी, ग्रो करने लगी, वही इन्फ्लेक्शन पॉइंट इंडियन इकोनॉमी को के लिए देखा जाता है पोस्ट 1991 के बाद से आप देखें कि इंडियन इकोनॉमी का भी जीडीपी पर कैपिटा या ओवरऑल जीडीपी फास्ट तरीके से ग्रो करने लगा। हमारे देश का ग्रोथ रेट 2%, 4% इस तरीके से हुआ करता था 1991 से पहले। इनफैक्ट 1991 में तो 1% था बस, लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे कि बीच में हमने 10% का ग्रोथ रेट रजिस्टर किया, तो ग्रोथ रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। आप देखिए कि ओवरऑल ये देखिए ये से डाटा जो है इंडिया शेयर इन वर्ल्ड जीडीपी, इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड जीडीपी में दैट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज पोस्ट 1991। अब जब जीडीपी ग्रो करेगी तो नेचुरली थोड़ा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है पोस्ट 1991। फॉरेक्स रिजर्व में तो हमने गजब तरक्की की है। आप देखिए एक वक्त ऐसा था जब हमारे पास 4 दिन का बस पैसा बचा हुआ था अपने इम्पोर्ट बिल को मीट करने का। दैट वाज द बीओपी क्राइसिस इन 1991 जब हम आईएमएफ के पास गए थे बेल आउट के लिए। और आज देखिए 16 जुलाई 2021 को आरबीआई ने डाटा रिलीज़ किया था रिगार्डिंग फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया, और आरबीआई ने कहा कि हमारे पास $612 बिलियन, उस टाइम में कितना था, हार्डली 4 दिन, यानी कि लगभग $500 मिलियन के इसके आसपास था, यानी कि 0.5 बिलियन। कहाँ उस टाइम में 0.5 बिलियन, और आज $612 बिलियन हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फॉरेक्स रिजर्व है, ऑफ कोर्स आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। इंडिया ने हाल फिलहाल में रसिया को ओवरटेक कर लिया है एंड विथ हैविंग 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा हुआ है पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा हुआ, चाइना ने भी एलपीजी रिफॉर्म्स लाए एक तरीके से, हम भी लेकर के आए, लेकिन आज हम चाइना से इतना पीछे क्यों हैं? अगर देखा जाए तो 1978 तक इंडिया और चाइना इकोनॉमी बिल्कुल लगभग बराबर थी। ये देखिए 1978 तक इंडियन और चाइनीज इकोनॉमी बिल्कुल बराबर, 1950 से लेकर के 78 तक बिल्कुल बराबर, बीच बीच में तो इंडिया का ग्राफ ही बेहतर था। लेकिन आज हम इतना चाइना से पीछे क्यों हैं वो भी जरा समझ लेते हैं। क्योंकि चाइना ने रिफॉर्म स्टार्ट किया 1978 में, हमने कब किया 1991 में, तो 13 साल पीछे। अब आप सोचेंगे सर 13 साल का इतना बड़ा नुकसान,
होगा। क्यों होगा वो भी ज़रा समझिए भाई। 13 साल में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बना लिया, पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने लगे सस्ते दामों पे, अपने इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया चाइना ने। जब तक इंडिया रिफॉर्म्स लाता और इंडिया फिर अपने इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करता, तब तक चाइना पूरे मार्केट को कैप्चर कर चुका था, इंटरनेशनल मार्केट को। क्योंकि देखिए इंडिया और चाइना दोनों की सेम एडवांटेज कि हमारे यहाँ पे चीप लेबर, ठीक है, लैंड थी उस टाइम में, एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ थी, ला सकते थे। लेकिन चाइना ने 13 साल पहले स्टार्ट कर दिया, सस्ते लेबर्स के साथ खूब प्रोडक्ट बनाया, दुनिया भर में सस्ते दामों पे एक्सपोर्ट किया। तो एक अंतर तो ये है कि चाइना स्टार्टेड इन 1978, वी स्टार्टेड इन 1991। दूसरा अंतर, चाइना की जो रिफॉर्म्स थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो चाइना खुद लेकर के आया था, चाइना के ऊपर किसी ने इम्पोज नहीं किया था। जबकि इंडिया के रिफॉर्म्स आईएमएफ के इम्पोजिशन के कारण आए थे। इससे क्या अंतर पड़ेगा ये समझिए। चाइना ने बहुत समझदारी से गेम खेला। चाइना ने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा, उतनी ही रखी, यानी कि विदेशों से माल अपने देश में आने नहीं दिया, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत घटा दिया और पूरे दुनिया भर में खूब एक्सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि चाइना ये रिफॉर्म्स खुद लेकर के आया था, तो अपने हिसाब से वो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर के आया। तो चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव था कि विदेशों का सामान चाइना में ना आए, लेकिन चाइना का सामान विदेशों में बिके। और इस कारण से उसने इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी काफ़ी घटाया। इनफैक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी को तो जीरो ही कर दिया। वहाँ के एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने लगा चाइनीज़ सरकार, और धीरे धीरे वो पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने लगे सस्ता प्रोडक्ट, और पूरे दुनिया भर के मार्केट को कैप्चर कर लिया। उससे प्रॉफिट जो आया उससे अपने इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन इंडिया के साथ वो दिक्कत हो गई कि इंडिया की जो भी फॉरेन रिफॉर्म्स थी दैट वाज इम्पोज्ड बाय आईएमएफ, तो हमें अपना इंपोर्ट ड्यूटी भी घटाना पड़ा अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ड्यूटी। और इंपोर्ट ड्यूटी घटाते क्या हुआ कि फॉरेन प्रोडक्ट्स हमारे देश में आने लगे। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में टोयोटा आ गया, फोक्सवैगन आ गया, तो चाहे आप देखिए मिल्क सेक्टर में नेस्ले आ गया। तो हमें हमारे प्रोड्यूसर्स को, जो हमारे देश के जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे, उनको एकाएक से इंटरनेशनल प्रोड्यूसर से कंपटीशन झेलना पड़ा, जो चाइना के प्रोड्यूसर्स को नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि चाइना ने अपने प्रोड्यूसर्स को बचा करके रखा। और धीरे धीरे उसके प्रोड्यूसर्स जब मजबूत हुए तब वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने लगे। इंडियन प्रोड्यूसर्स को स्टार्टिंग से ही कॉम्पिटिशन झेलना पड़ा। इस कारण से कई सारी कंपनियां बंद होंगी। जैसे देखिए स्टार्टिंग कई सारी कंपनियां थी, HMT वगैरह, जो इंडियन कंपनियां थी, मॉर्फी, ट्रांजिस्टर आता था, सब बंद हो गई क्योंकि वो कंपटीशन नहीं झेल पाई। और हमारे देश में कंपटीशन इसलिए नहीं झेल पाए क्योंकि हमें अपना इंपोर्ट ड्यूटी भी कम करना पड़ा। एंड व्हाई वी हैव टू डू इट? बिकॉज इट वाज इम्पोज्ड बाय IMF। दिस इज द रीजन। चाइना 1978 से पिक करने लगा, हम 1991 से पिक करने लगे, लेकिन अब हमारे और चाइना के बीच में लगभग 6 गुना ज़्यादा अंतर है। चाइनीज इकोनॉमी इज अबाउट 4 to 5 टाइम्स बिगर दैन इंडियन इकोनॉमी। हम कहीं $2.8 बिलियन पे, चाइना $14 बिलियन पे बैठा हुआ है। तो मेन कारण ये दो ही हैं। चाइना स्टार्टेड अर्ली एंड इट ब्रॉट रिफॉर्म्स एज पर इट्स ओन कंडीशंस, नॉट इम्पोज्ड बाय एनीवन एल्स, एंड दैट इज वाई चाइनीज इकोनॉमी टुडे इज 6 टाइम्स बिगर दैन। तो जो अर्ली स्टार्ट करता है नेचुरली उसका एडवांटेज होता है, और बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। आज आप 6 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो ये तो कुछ बातें हो गई कि चलिए LPG रिफॉर्म से इकोनॉमी को फ़ायदा तो हुआ है। चलिए इतना नहीं हुआ जितना चाइना को हुआ, लेकिन हमें भी फ़ायदा तो हुआ ही, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या कुछ नुकसान भी हैं? आर देयर सम नेगेटिव आउटकम्स ऑफ LPG रिफॉर्म्स? ऑफ कोर्स दे आर। जरा देखते हैं क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ी है, गरीब और अमीर के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आफ्टर LPG रिफॉर्म्स। देयर हैव बीन इशूज़ ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रहा है, GDP तो बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, जॉबलेस ग्रोथ। क्योंकि क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी या जिसको आप प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, वो कम सिग्निफिकेंट हुआ है। सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आज IT का ज़माना है, टेलीकम्युनिकेशन का ज़माना है, लोग घर से बैठे बैठे बिजनेसेस कर रहे हैं। तो जो इस तरह के बिजनेसेस हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिजनेसेस को खूब कमाई हो रही है। अब GDP तो इस कारण से बढ़ रहा है खूब, GDP में तो खूब ज़्यादा इंक्रीज दिख रहा है। तो लग रहा है कि चलो GDP तो बढ़ रहा है, लेकिन वो GDP इवन तरीके से सब में नहीं बढ़ रहा है। GDP जो गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, जो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हैं, स्किल नहीं है जिनके पास, उनको इसका ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। इस तरह से सोचो, पहले को ठेले वाला समोसा बेचता था, पपड़ी चाट बेचता था, कुछ भी बेचता था, अपना बेचता था, बिजनेस करता था। अब सामने मैकडी खुल गया, KFC खुल गया, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स, क्योंकि अब वी हैव अलाउड दिस सेक्टर्स टू कम इनटू आवर कंट्री, तो नेचुरली ये बेचारा समोसे वाला, चाट वाला, सबको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बंद हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो गरीब इंसान को तो और नुकसान हो रहा है। जो अमीर है वो फिर बैठे बैठे सॉफ्टवेयर चला रहा है, बैठे बैठे प्रोडक्ट्स बना रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और अमीर को फायदा हो रहा है। एंड दैट इज हाउ इट हैज़ लेड टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, दैट हैज़ लेड टू जॉबलेस ग्रोथ। हालत यूँ है आज के डेट में इंडिया की, अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात की जाए तो इफ़ यू टेक ऑक्सफैम रिपोर्ट, तो 1% ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट पीपल होल्ड 40% ऑफ इंडियाज नेशनल वेल्थ। तो इस डाटा को आपको इस्तेमाल करना है इन आंसर राइटिंग। एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 1991 में देखिए, जहाँ पे 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज था और 29% एग्रीकल्चर का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हुआ करता था जीडीपी में, आज के डेट में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन घट करके 18% हो गया। आज भी फार्मर्स की हालत वही है, बिकॉज दे हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, रादर दे हैव बीन अट द रिसीविंग एंड। फार्मर्स को हर तरीके से अब कंपटीशन झेलना पड़ता है। अब हमारे मार्केट में चाइनीज़ राइस भी है, ठीक है, जापान से भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का मिल्क प्रोडक्ट आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का मिल्क प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है, न्यूजीलैंड का मिल्क प्रोडक्ट आ रहा है, जिससे हमें कंपटीशन करना पड़ रहा है हमारे फार्मर्स को। और इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन तो हुआ ही है, इतनी सारी नई नई कंपनियां आई हैं, एफडीआई हुआ है, रोड रेलवेज बन रहा है, तो इन्वायरमेंट तो डिस्ट्रॉय हुआ ही हुआ है। सो ग्लोबलाइजेशन के एलपीजी रिफॉर्म्स के कुछ निगेटिव्स भी हैं, और इसी निगेटिव्स को हाईलाइट किया था जोसेफ स्टिग्लिज ने, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, जिस कारण से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 2001 में। ही मेनली राइट्स ऑन दीज इशूज़ कि देखिए, ग्लोबलाइजेशन से खाली अमीर कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है, इट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम अबोव। और ये चीज़ मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ये जोसेफ स्टिग्लिज वाली बात, कि ही हैज़ एनालाइज्ड ग्लोबलाइजेशन इन हिज बुक ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट रिविजिटेड। उसमें उन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन से जो रिच कंट्रीज़ हैं या एक गरीब देश के जो रिच लोग हैं उनको ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से जो गरीब लोग हैं और गरीब देश हैं उनको नुकसान हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन को इस तरीके से अप्लाई करें कि सबको फ़ायदा हो। बट करेंटली ग्लोबलाइजेशन इज लीडिंग टू मोर एंड मोर डिस्पैरिटी, जो फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट का फॉर्म ले सकता है, सोशल डिसहार्मनी का फॉर्म ले सकता है। जो गरीब है, जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, समोसे वाला अब समोसा भी ना बेच पाए, पानीपुरी वाला पानीपुरी भी ना बेच पाए बिकॉज ऑफ दिस KFC मैकडी, तो क्या करेगा फिर? प्रोटेस्ट करेगा, रिवोल्ट करेगा कि नहीं करेगा? डिसहार्मनी होगी कि नहीं होगी सोसाइटी में? चलिए, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, दैट इज अबाउट ट्रिग्नोप्टेरस कोरोना। दिस टॉपिक इज एट मैक्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मेंस में नहीं आएगा। तो देखिए, छोटा सा न्यूज़ है। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुलावेसी आइलैंड, इट इज़ इनफैक्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड, जहाँ पे वहाँ के साइंटिस्ट ने 28 तरह के बीटल्स, जो ग्रास होपर्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, 28 तरह के नए स्पीसीज ऑफ ग्रास होपर्स या बीटल्स को ढूंढ निकाला है। ये जो छोटे छोटे बीटल्स हैं, इनकी साइज़ 2 to 3 मिलीमीटर है, एंड इनके बारे में पब्लिश हुआ है इन द जर्नल जूकीज़, जो एक जानवरों को लेकर के या इंसेक्ट्स को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल जर्नल है। अब न्यूज़ ये है कि इनमें से इन 28 जो नए नए स्पीसीज़ बीटल्स के ढूंढे गए हैं, उसमें से एक स्पीसीज़ का नाम दिया गया है ट्रिग्नोप्टेरस कोरोना, और ये जो कोरोना नाम दिया गया है, दैट हैज़ कम फ्रॉम द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो दिस रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक ऑन द वर्ल्ड। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है कि आजकल जो नए नए स्पीसीज़ निकल के आ रहे हैं, उनका भी नाम हम लोग कोरोना वायरस के नाम के बाद दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पहला इंसेक्ट है जिसको डिस्कवरी के बाद कोरोना वायरस का नाम दिया गया है, और भी हैं कुछ कुछ, जैसे कैडिस फ्लाई इंसेक्ट जो मिला था इन यूरोप, उसको इन कोसोवो, इन सर्बिया, तो उसको भी कोरोना वायरस के नाम के बाद नाम दिया गया था। उसका नाम दिया गया था पोटामोफिलिक्स कोरोना वायरस। अब ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि ट्रिग्नोप्टेरस कोरोना रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ व्हाट। इस तरह का सवाल आ सकता है, एंड दे माइट गिव यू 4 ऑप्शन। इसीलिए मैंने कहा प्रीलिम्स में दे माइट गिव यू एन ऑप्शन कि इट इज़ अ स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। एक तो सही ऑप्शन होगा इट इज़ ए बीटल, तीसरा कह सकता है इट इज़ ए वैक्सीन डेवलप्ड अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो इस तरीके से नाम दे सकता है ट्रिग्नोप्टेरस कोरोना, क्योंकि ये न्यूज़ में था। सो बी रेडी, इट इज़ एन इंसेक्ट दैट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर कोरोना वायरस। अभी ये जो सुलावेसी आइलैंड है जहाँ पे ये इंसेक्ट मिला है, तो इस सुलावेसी आइलैंड के बारे में भी ज़रा देख लेते हैं। ये जो सुलावेसी आइलैंड है, इट इज़ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, एंड इंडोनेशिया इज़ कंपोज्ड ऑफ अबाउट 17,500 आइलैंड्स। टोटल 17,500 आइलैंड्स मिलाकर के इंडोनेशिया है, एंड इंडोनेशिया इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो ऑफ द वर्ल्ड। यू सी दिस इंटायर आर्कीपेलागो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मतलब सीरीज ऑफ आइलैंड्स। तो दिस इंटायर आर्कीपेलागो ऑल्सो नोन एज मलय आर्कीपेलागो, उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है? इंडोनेशिया का। तो दैट इज़ वाई इंडोनेशिया इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट आर्कीपेलागो ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा देश जो आर्कीपेलागो फॉर्म में है, सीरीज ऑफ आइलैंड के फॉर्म में है। जापान भी वैसा ही है, फिलीपींस भी वैसा ही है जिस तरह से इंडोनेशिया, लेकिन इंडोनेशिया इज़ दैट कंट्री विच इज़ लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड। अगर इंडोनेशिया, वैसे तो सारे 17,000 आइलैंड्स हैं, लेकिन सारे आइलैंड्स
को अगर 5 मेन ग्रुप में बांटा जाए तो 5 वो ग्रुप हैं: सुमात्रा ग्रुप, जावा ग्रुप, कालीमंतान ग्रुप। कालीमंतान ग्रुप इज एक्चुअली नोन एज बोर्नियो ग्रुप ऑफ इंडोनेशिया, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये बोर्नियो आइलैंड है टोटल। इसमें ऊपर में बोर्नियो देश है, नीचे में जो है वो कालीमंतान बोर्नियो है, दैट इज़ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। उसके अलावा सुलावेसी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एंड देन ये जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे इधर पपुआ न्यू गिनिया है और इधर कुछ इंडोनेशिया का पार्ट है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इंडोनेशिया का जो पार्ट है आइलैंड उसको कहा जाता है इरियन जया पार्ट ऑफ आइलैंड। तो ये जो सुलावेसी ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहीं पे ये इंसेक्ट मिला है। और इस तरह के इन्फॉर्मेशन हमें देखते रहने चाहिए। यू नेवर नो कब किस तरह का सवाल प्रीलिम्स में आ जाए। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने इस साल का APSC दे रखा है जो 12 सितंबर को हुआ था, उसमें ये सवाल आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लार्जेस्ट आर्कीपेलागो इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर विल बी बी, यही सवाल आया था। तो अब एग्जैक्टली ये सवाल तो नहीं आएगा आने वाले APSC में और UPSC में, इस लेवल का सवाल तो आता भी नहीं है, बट ये सवाल मैंने इसलिए कवर किया है सो दैट यू गेट टू नो कि किस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करते हैं उससे रिलेटेड कहीं से भी कुछ भी फैक्चुअल सवाल आ सकता है इन द अपकमिंग प्रीलिम्स ऑफ APSC या फिर UPSC। The next article is taken from economics segment. It is about genetically modified rice. This topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. It is also important from our syllabus paper 4 Indian economy agriculture point of view. तो क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? देखो, एक नेचुरल क्रॉप है, जैसे कॉटन की बात कर ली जाए तो ये एक नेचुरल क्रॉप। इस नेचुरल क्रॉप में कुछ एक कोई दूसरे तरह का बैक्टीरिया वगैरह का जीन्स डाल दिया जाए ताकि ये क्रॉप कि क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। क्वालिटी मतलब इसकी यील्ड बढ़ जाए या फिर उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, जल्दी ख़राब ना हो, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ऐसे क्रॉप को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। नेचुरली जो नॉर्मल कॉटन है उसमें एक नया तरीके का कोई नया बैक्टीरिया का जीन डाल दिया, कुछ डाल दिए जिससे इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। जैसे नॉर्मल कॉटन में एक बैक्टीरिया का जीन डाला जाता है जिसका नाम है बैक्सिलस थरंजेसिस बैक्टीरिया। तो इसको अगर इसके नॉर्मल कॉटन के साथ मिला दिया जाए तो उसको कहा जाता है BT कॉटन, बैक्सिलस थरंजेसिस कॉटन, और जिसकी क्वालिटी बेहतर होती है एज फार एज द सेल्फ लाइफ इज कंसर्न या अटैक फ्रॉम पेस्ट इज कंसर्न। ये जो BT कॉटन वाला जो कॉटन है इसको जल्दी पेस्ट्स खराब नहीं कर पाएंगे। दे रिक्वायर लेस वाटर, लेस पेस्टिसाइड, तो ये फ़ायदे होते हैं। अदरवाइज ये जो नॉर्मल कॉटन है इस पर एक तरह का पेस्ट जिसका नाम है पिंक बॉल वर्म, इसको पूरी तरह से ख़राब कर सकता है। तो ये BT कॉटन जो भी नया तरीके का कॉटन है, इसका नया तरीके का जो कॉटन प्रोडक्ट है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इसको डेवलप किया है US बेस्ड एक कंपनी है, US बेस्ड एक सीड मेकिंग कंपनी है बेयर मोनसेंटो, इसने डेवलप किया है। लेकिन जो BT कॉटन है इसका या किसी भी तरीके का, इट्स नॉट जस्ट BT कॉटन, कोई भी तरीके का जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है कुछ इन्वायरमेंट पे। और साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि हमारे हेल्थ को भी कुछ हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है लॉन्ग रन में। लेकिन हेल्थ को लेकर के इसका हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इन्वायरमेंट को लेकर के BT कॉटन जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, या किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो जरा हम समझ सकते हैं कैसे। देखिए, अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उगा रहे हैं इस तरीके के, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब वो थोड़ा हाइयर ब्रीड वाला, स्ट्रॉन्ग ब्रीड वाला क्रॉप है, वो जल्दी डिस्ट्रॉय होगा नहीं। तो इस पे जब पेस्ट इसको खाने आएंगे, ये जो एग्रीकल्चरल पेस्ट्स होते हैं इसको खाने आएंगे तो खा तो पाएंगे नहीं, इसको डिस्ट्रॉय तो कर नहीं पाएंगे। तो इसमें से बहुत सारे पेस्ट्स मर जाएंगे क्योंकि उनको खाना मिलेगा नहीं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को खा नहीं पाएंगे। लेकिन इनमें से कुछ एक पेस्ट होगा जो अपने आप को अडाप्ट कर लेगा, इवॉल्व कर लेगा, मजबूत बना लेगा। यही तो नेचुरल फीचर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में। होता क्या है कि इस नए क्रॉप के हिसाब से सम ऑफ द पेस्ट विल अडाप्ट देमसेल्फ, इवॉल्व देमसेल्फ, और ये मजबूत हो जाएंगे और इनकी काबिलियत ऐसी होगी कि ये मॉडिफाइड क्रॉप्स को भी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भी थोड़ा बहुत खा पाएंगे, डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। लेकिन ये जब मजबूत हो जाएंगे, इवॉल्व्ड पेस्ट, तो नॉर्मल क्रॉप्स को तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नेचुरल क्रॉप्स को तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब होगा क्या कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इवॉल्व्ड पेस्ट्स हो जाएंगे तो सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ही हम लोग उगा पाएंगे, नेचुरल क्रॉप्स हम लोग फिर नहीं उगा पाएंगे। इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, और ये जो सीड बनाने वाली कंपनियां हैं बेयर मोनसेंटो वगैरह, इनकी पूरी दुनिया भर में मोनोपोली हो जाएगी क्योंकि नॉर्मल क्रॉप्स तो उगेंगे नहीं, फिर उनसे सीड्स हमें खरीदना होगा और फिर वो मन चाहे दाम पे हमें बेचेंगे। दे विल मोनोपोलाइज द इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसी कारण से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको काफ़ी सोच समझ के हमारी सरकार उनको परमिशन देती है उगाने का।
क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। हेल्थ पे क्या निगेटिव इम्पैक्ट है वो तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट पे तो जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो क्लियर है, बायोडाइवर्सिटी लॉस कर देता है, और उसके अलावा इट कैन लीड टू मोनोपोलाइजेशन ऑल्सो। इसी कारण से हमारी देश की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक एजेंसी आती है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इस एजेंसी को काम दिया गया है कि आप देखो कि भाई कौन कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम लोग परमिशन दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। और अभी तक ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने हमारे देश में सिर्फ बीटी कॉटन, अकेला ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है बीटी कॉटन, बैक्सिलस थैलेंजेसिस कॉटन, जिसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने अप्रूवल दे रखा है फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, कि भाई इसको किसान उगा सकते हैं, बीटी कॉटन वाले सीड को किसान खरीद सकते हैं कॉमर्शियली और उगा सकते हैं। अकेला ऐसा प्रोडक्ट जिसको परमिशन मिला हुआ है बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। उसके अलावा ऐसे कई सारे हैं, जैसे एच टी बीटी कॉटन, ये बीटी कॉटन से भी रिवाइज्ड वर्जन है जो हर्बिसाइड टॉलरेंट भी होता है, हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड बैक्सिलस थैलेंजेसिस, तो वो पिंक बॉलवर्म से तो बचेगा ही, साथ ही साथ हर्बिसाइड से भी बचेगा। बीटी ब्रिंजल, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, ये सब भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अभी तक इनके इम्पैक्ट हमारे बायोडाइवर्सिटी पे क्या होंगे उसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी स्टडी कर रहा है, और अभी तक इनको अप्रूवल नहीं मिला है। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसको टेक्नोलॉजी का नाम होता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में कैसा होता है कि एक स्पेशल तरीके के प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको जीन प्रोटीन कहते हैं, CAS9। ये CS9 की मदद से, जैसे सीजर से हम कैसे कुछ चीज़ों को काट करके हटा सकते हैं, वैसे ही ये दिस प्रोटीन, जीन प्रोटीन CAS9 इज ए काइंड ऑफ सीजर विच कैन कट द DNA ऑफ कॉटन और एनी प्रोडक्ट। जैसे देखिए ये जो CS9 मैंने प्रोटीन दिखाया, उस CS9 प्रोटीन की मदद से ये नॉर्मल कॉटन के सीड के अंदर थोड़े से जेनेटिक चेंजेज किए जा सकते हैं, और इस बैक्सिलस थैलेंजेसिस बैक्टीरिया के जीन्स वहाँ पे कुछ डाले जा सकते हैं। इसी से किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। तो जो प्रोटीन यूज होता है उसका नाम है CAS9 प्रोटीन, और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और इसी तरीके से फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बनाए जाते हैं। और पिछले साल 2019 का जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो इसी डिस्कवरी के लिए दिया गया था, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के डिस्कवरी के लिए। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं। देखिए हमारे देश में तो आपको पता है कि बस बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको उगाने की इजाज़त है कॉमर्शियल लेवल पे, बाकी कोई क्रॉप उगा नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या है कि महाराष्ट्र से कुछ राइस एक्सपोर्ट हुआ है, राइस एक्सपोर्ट हुआ है यूरोप में, और वो राइस पाया गया है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब ऑफ कोर्स ये जो राइस है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लेकिन भारत सरकार के इजाज़त द्वारा तो किया नहीं गया है, तो वो राइस इलीगल है। और यूरोप में ये बोल करके एक्सपोर्ट किया गया कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। तो यूरोप वाले कह रहे हैं कि इट इज़ ए कॉन्टामिनेटेड राइस, इट इज़ ए ब्रोकन राइस, मतलब तुमने हमें गलत राइस दे दिया है, कॉन्टामिनेटेड राइस दे दिया, इसमें तुमने बैक्टीरिया डाल करके दिया है। क्योंकि यूरोप भी बहुत ससेप्टेबल है इस चीज़ को लेकर के कि भाई इसका हमारे हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको नहीं पता, इसलिए वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता इन जनरल। अभी भी वो स्टडी कर रहा है। और हमारे यहाँ से इलीगल तरीके से महाराष्ट्र में शायद से राइस उगाया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, जिसको यूरोप में एक्सपोर्ट कर दिया गया है। अब यूरोपियन कमीशन ने इस मुद्दे को रेज किया है कि हमारे देश में कॉन्टामिनेशन किया गया है बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स। उन्होंने जानबूझ करके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दिए हैं। कई सारे जो कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं या जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको यूरोप में रिकॉल किया गया है, मतलब डिस्ट्रॉय किया गया है। तो इस कारण से बहुत सारे अब डिबेट्स शुरू हो गए हैं, एक तरह की टेंशन शुरू हो गए इंडिया और यूरोप के बीच में। इंडिया कह रहा है कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने तो कभी परमिशन दिया ही नहीं। यूरोप कह रहा है कि देखो हुआ है। नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ने हमें इलीगल तरीके से राइस ग्रो करके और वो राइस एक्सपोर्ट किया है। अब इससे इंडिया को बहुत नुकसान हो सकता है। देखो इंडिया लगभग हर साल 65,000 करोड़ का राइस एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन में, यूरोप के अंदर राइस, अकेला राइस। अब अगर राइस पे यूरोप को डाउट हो गया तो राइस हमारा इंपोर्ट हो सकता है वो ना करे, और अगर वो ओवरऑल हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो इंडिया को इकोनॉमिकली तो बहुत नुकसान हो सकता है। सिर्फ राइस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो भी 65,000 करोड़ का नुकसान होगा। उसके अलावा इमेज ऑफ इंडिया एज ए रिलायबल फूड इंपोर्टर, इमेज ऑफ इंडिया एज ए रिलायबल फूड एक्सपोर्टर, वो भी क्वेश्चन होगा कि भाई इंडिया जो है बोलता कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और एक्सपोर्ट कर देता है। बोला कि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट देंगे और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हाल फिलहाल में इस टेंशन के कारण निकल के आ रही हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट ट्री कवर लॉस इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक आप समझ लीजिए इंटरनेशनल NGO है
जो पूरे दुनिया भर में कहाँ कहाँ पे कितने फॉरेस्ट्स हैं उनका डाटा रखता है थ्रू सैटेलाइट इमेजिंग। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच सैटेलाइट इमेजिंग करके डाटा निकालता है और रियल टाइम डाटा देता है कि कहाँ पे फॉरेस्ट घट रहा है, कहाँ पे फॉरेस्ट बढ़ रहा है। एंड दिस इज अवेलेबल ऑन ओपन सोर्स, यानी कि ऑनलाइन इंटरनेट पे जाकर के ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच पे आप जाकर के देख सकते हैं कि कहाँ पे फॉरेस्ट घटा, कि कहाँ पे फॉरेस्ट बढ़ा। रियल टाइम बेसिस पे ये ओपन सोर्स पे यानी कि वेब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ओपन तरीके से हमें ये अवेलेबल कराता है ये एजेंसी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिगार्डिंग फॉरेस्ट, कि हाउ फॉरेस्ट्स आर चेंजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है हाल फिलहाल में रिगार्डिंग फॉरेस्ट्स इन इंडिया, और इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर के काफ़ी बड़ी बात कही गई है जो चिंताजनक बात भी है, खासकर आसाम को लेकर के। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने अपने पिछले 20 साल के डाटा पे ये कहा है कि इंडिया में जितना भी ट्री कवर लॉस हुआ है पिछले 20 सालों में, 2001 से लेकर के 2020 तक में जितना भी ट्री कवर लॉस हुआ है उसका 76% ट्री कवर लॉस अकेला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ है। इसके पीछे कारण भी काफ़ी लॉजिकल है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहले से ट्री कवर्स ज़्यादा हुआ करते थे और 2000 तक से पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंटल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हुए बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी रीजन्स, लेकिन अब वहाँ पे डेवलपमेंट की एक्टिविटी ज़्यादा और इसलिए पेड़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। तो जितना भी पूरे इंडिया भर में ट्री कवर लॉस हुआ उसका अकेला 76% ट्री कवर लॉस नॉर्थ ईस्ट में हुआ है और उसमें भी सबसे ज़्यादा आसाम में हुआ है। बाकी सारे स्टेट्स में देखिए 13%, 5%, 10%, आसाम में अंदर 14%। पिछले 20 सालों में जितना भी ट्री कवर लॉस हुआ है इंडिया के अंदर अकेला आसाम में उसका 14% ट्री कवर लॉस हुआ है। अगर एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो 269 किलो हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कैनोपी हैज़ बीन लॉस्ट इन आसाम। अब ये डाटा अगर मान लीजिए कि आसाम की बायोडाइवर्सिटी पे, इन्वायरमेंट पे, फॉरेस्ट पे अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो तो ये डाटा अगर आप लिखेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ पे 14% ट्री कवर घटा है, या एग्जैक्ट सेंस में 269 किलो हेक्टेयर्स फॉरेस्ट कवर घटा है। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सक्सेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन भूटान, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। एंड पोलियो वायरस, इट कैन इन्फेक्ट अ पर्सन्स स्पाइनल कॉर्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स रेट ऑफ स्प्रेड इज हायर देन कोरोना वायरस, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वन ओनली। That's all from our side for today. Thanks.